नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इडाई ने निजी अस्पतालों को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया है। इडाई ने ये बात इसलिए उठाई है क्योंकि अस्पतालों में इलाज को लेकर ना तो कोई यूनिफॉर्म रेट लिस्ट है और ना ही इस पर नकेल कसने वाला कोई रेगुलेटर है। खासकर कोरोना काल में निजी अस्पतालों ने मरीजों से मनमाने तरीके से जिस तरह से पैसे वसूलने की बात सामने आई, उससे हर कोई हैरान परेशान था। सामान्य दिनों में भी निजी अस्पतालों में इलाज कराना लोगों पर भारी पड़ता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वक्त आ गया है हॉस्पिटल्स के लिए भी एक रेगुलेटर बनाया जाए। जब तक ऐसी संस्था नहीं बन पाती तब तक ये जिम्मा क्या इडा को सौंप दिया जाए। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। देश के अस्पतालों की मनमानी को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं। कभी अधिक पैसे वसूलने को लेकर, कभी अनाप शनाप टेस्ट कराने को लेकर, तो कभी इलाज में कोताही को लेकर। दरअसल देश में अस्पतालों को रेगुलेट करने वाली कोई संस्था अब तक नहीं है। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था IRDAI ने हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने की बात उठाकर अब एक नई बहस छेड़ दी है। IRDAI का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उसके अनुभवों को देखते हुए अगर उसे ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो देश भर के अस्पतालों को रेगुलेट करने की पहल कर सकता है। Other end, you do have the service providers where there is no regulator, and you can imagine that there is a free hand. It's our wish that there is a regulator, or we are allowed to regulate the hospitals also, so that it becomes a logical ecosystem. सबसे पहले इल्डा के अस्पतालों को रेगुलेट करने के पीछे की मंशा को समझना होगा। दरअसल इल्डा ने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर सरकार को ये सुझाव दिया है। इल्डा की माने तो पूरे हेल्थ सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इससे अस्पतालों की मनमानी रुकेगी। कई बार अस्पताल हेल्थ इंश्योरेंस धारक को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से इनकार कर देते हैं। वहीं ये भी देखने को मिला है कि मेडिक्लेम वालों को अस्पताल वाले भारी भरकम बिल थमा देते हैं। छोटे शहरों में तो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ने वाले बहुत कम ऐसे अस्पताल होते हैं जो कैशलेस सुविधा देते हैं। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होता है। ऑक्सीजन बेड, ICU, वार्ड, जांच और एम्बुलेंस का किराया मनमाने तरीके से वसूला जाता है। यहाँ तक कि प्राइवेट वार्ड तक के लिए मोटी फीस ली जाती है। हालात ये हैं कि आजकल कुछ अस्पतालों में डॉक्टर तो रेलवे के तत्काल टिकट की तरह तत्काल मरीजों को देखने की मोटी फीस वसूलते हैं। इस तरह निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज के नाम पर मरीजों को ठगने का धंधा जोरों पर चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 26,000 सरकारी और 43,500 के करीब प्राइवेट अस्पताल हैं। चूंकि हेल्थ सर्विस सोशल वेलफेयर का मुद्दा है, ऐसे में मरीजों के हितों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि सरकार हॉस्पिटल्स की मनमानी को रोकने के लिए एक रेगुलेटर बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है और जनता से जुड़ा हुआ, कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए आज हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज किन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है, उन सवालों को भी देख लेते हैं। आज के हमारे 3 सवाल हैं। पहला, अस्पतालों को रेगुलेट करना आखिर जरूरी क्यों है? क्यों यह सवाल उठ रहा है? क्यों इस बात पर जोर दिया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करना जरूरी है और क्यों जरूरी है, इस पर करेंगे चर्चा। ये आज का हमारा दूसरा सवाल। और क्या वाकई निजी अस्पताल मरीजों का महंगा इलाज करते हैं? क्या मनमानी फीस वसूलते हैं? यह भी एक सवाल होना चाहिए। अस्पतालों का इस पर क्या रुख है, वो अपना बचाव किस तरह से करते हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो दोनों पक्षों से करेंगे आज बात। और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका मेहमानों से आज करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरिधर ज्ञानी साहब, DG हैं AHPI के यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर ज्ञानी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर VK मोंगा साहब, चेयरमैन है IMA-HBI यानी कि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के। डॉक्टर VK मोंगा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण गाद्रे साहब, फाउंडर हैं ADEHK यानी कि अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर। डॉक्टर गांधे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर।
सबसे पहले मैं डॉक्टर मोंगा आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या वाकई में जो एडाई कह रहा है कि या तो रेगुलेट करने के लिए अलग से बॉडी आए और या तो फिर हमें रेगुलेशन का काम दे दिया जाए, क्योंकि एडाई को लगता है और देश का एक बहुत बड़े तबके को लगता है कि अस्पतालों का जो सेक्टर है, हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसमें है, वो अनरेगुलेटेड है, जबकि ब्रिटेन, यूएस जैसे देशों में पूरी रेगुलेशन से काम होता है। तो फिर हम क्यों ना रेगुलेशन के दायरे में आए सर? दीपक जी, आपने जो प्रश्न किए मैं उनका जवाब बता दूं। जब देश आज़ाद हुआ तो करीब 99% हेल्थ केयर जो थी सरकार के पास थी, और उससे लेकर आज तक क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो होती चली गई और सरकारों के पास साधन नहीं थे कि इतनी हेल्थ सुविधाएं दे पाएँ, और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ साफ, राइट टू गुड हेल्थ जो है सबके पास होना चाहिए, तो उसके बावजूद ये प्राइवेट सेक्टर आए क्यों? फिर प्राइवेट सेक्टर तो इसीलिए आया ना जी कि हम लोग यानी कि सरकारें हमारी समय के हिसाब से अपने आप को बदलाव नहीं ला पाई, और जो सरकारी सिस्टम बनना चाहिए था सरकार के अंदर, चाहे प्राइमरी केयर की बात करें चाहे टर्शियरी केयर की बात करें, दे वर नॉट एबल टू डू इट, और तब प्राइवेट सेक्टर को खुलना पड़ा। प्राइवेट सेक्टर सुविधाएं दे रहा है। आज की तारीख में भी 70% देश की चिकित्सा सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलती हैं। उसका कारण आप सबको मालूम है। अब आप कहते हैं रेगुलेट करने की बात। आज से करीब 25 साल पहले तक मेडिकल सेक्टर, जो हेल्थ सेक्टर था, वो एक पेशेंट के साथ रिलेशनशिप अलग थी। जब से कोर्ट्स ने और सरकार ने कंज्यूमर कोर्ट के अंतर्गत डॉक्टर्स को ला दिया, हॉस्पिटल्स को ला दिया, तो उसके बाद तो ये रिलेशनशिप एक कंज्यूमर और एक सप्लायर या एक ऐसे व्यक्ति की हो गई जो कि एक कमर्शियल आदमी बना दिया, एक बिजनेसमैन बना दिया गया। जब एक बिजनेसमैन और एक कंज्यूमर की रिलेशनशिप बन गई तो उस हिसाब से ये रिलेशनशिप खराब होती चली गई। उसके बाद लोग डिफेंसिव पर आ गए, डॉक्टर्स ने डिफेंसिव ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते चले गए वैसे वैसे टर्शियरी केयर का आज की तारीख में भी विश्वव्यापी जो सबसे बढ़िया चिकित्सा सुविधाएं हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। और जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तब आप बिजली कमर्शियल रेट पे, पानी कमर्शियल रेट पे, जगह कमर्शियल रेट के ऊपर, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कमर्शियल रेट के ऊपर, उसके बाद आपके जो इनकम टैक्स है, ये आप उनको सुविधाएं दे कर रहे हो। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर कि प्राइवेट सेक्टर को आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए प्राइवेट सेक्टर को सरकारों की तरफ से क्या क्या असिस्टेंस मिलती है, कौन कौन से फायदे उनको मिलते हैं, उस पर हम एक अलग से चर्चा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत पर्याप्त मात्रा में असिस्टेंस सरकार की तरफ से मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, सर कहा ही जाता है कि लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज का हमेशा एक पब्लिक पर्पस होना चाहिए, तभी वो लोकतांत्रिक देश में हम रहने के कहना लायक हम खुद को पा पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। आप कोविड काल में देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने सख्ती करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आम लोगों से ऐसे संकट काल में मनमानी फीस कैसे वसूल सकते हैं। और जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी कहा डॉक्टर ज्ञानी, हम सिर्फ संकट काल की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल भी देखने में आया है कि अस्पतालों की ओर से मनमानी फीस वसूली जाती है। एडाई खुद इसको कह रहा है। इंश्योरेंस आने के बाद इसमें इजाफा हुआ है। उनको लगता है कि ये आदमी इंश्योर्ड है तो इनसे आप उगाही कर लें, कौन सा मरीज पर बोझ आ रहा है, ये भी एक मानसिकता है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन रेगुलेशन को लेकर आपका क्या कहना है डॉक्टर ज्ञानी? देखिए, भारत सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाए थे 2011 में। एक्चुअली वो रेगुलेटरी बॉडी है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ओके। तो मैं पहले सबसे आपको पहले ये बता दूं कि IRDA बहुत अच्छा काम कर रही है फॉर इंश्योरेंस, रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस कंपनी। अगर वो ये कहे कि हम हॉस्पिटल को भी रेगुलेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ये नासमझी वाली बात होगी। हॉस्पिटल को रेगुलेट करना एक बहुत अलग मुद्दा है, और मैं तो चाहूंगा कि हाँ, आप रेगुलेटरी बॉडी बनाइए जो कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जितने प्राविधान है उसके नाम पर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाइए। हम उसके लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम पता क्या आ रही है आपको? बार बार सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि सब लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूटपाट कर रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आज तक इस देश में किसी ने ये नहीं निकाला कि हेल्थ इकोनॉमिक्स के नाम पर
किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को देने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। अब हमने कोविड में 15,000 रुपए में आईसीयू का चार्ज रख दिया था पर डे का। मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रनिंग ए आईसीयू पर डे 25 से 35,000 है, और अगर आप एम्स की निकालेंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा आएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हमें कॉस्ट का एस्टीमेट तो हो, कोई आदमी करे तो सही कि ये एस्टीमेट है, एंड फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट अस्पतालों को कि भैया तुम तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो। अब बिना जाने समझे हम सिर्फ उसके बेसिस पे हम कहें कि ये हॉस्पिटल वाले ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये नासमझी वाली बात होगी। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि आईसीयू को चलाने का खर्चा 25-30 हजार होता है, सरकार ने कैप लगा के उसको 15,000 कर दिया या उन पर दबाव करके, लेकिन सर सिर्फ आईसीयू में भर्ती होने की बात नहीं है ना सर। जो आम लोगों की जो शिकायतें आती हैं, और खास तौर से हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स, ये जो होते हैं यहां से आते हैं, आपको गलत अननेसेसरी ट्रीटमेंट की ओर ले जाना, अननेसेसरी टेस्ट की ओर ले जाना, ये ऐसे मुद्दे हैं सर जो शायद कोई आदमी किसी कोर्ट में जाकर प्रूव भी नहीं कर पाएगा। रेगुलेशन की बात इन सेक्टर्स में ज्यादा आती है। मैं फटाफट से इस पर टेक लेना चाहूंगा डॉक्टर गाद्रे का। डॉक्टर गाद्रे, आपका इस पर क्या नजरिया है सर? रेगुलेशन कितना मुश्किल है और कितना आवश्यक है? जी, एक तो पहले कोरोना में बहुत हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए। हमारे पास 100-200 एक्चुअल केसेस है, उसका वो सवाल ही नहीं है। बहुत सारे, कुछ डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ हॉस्पिटल ने जान की बाजी लगाई डॉक्टरों ने, वो भी है, और कुछ डॉक्टरों ने कुछ हॉस्पिटल में लूट भी लिया। लेकिन वो मैं कोरोना का सिर्फ आईना देखता हूँ। ये आईने में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का अपना रूप हमें बहुत अच्छी तरह से अभी समझा है। लेकिन ये सिर्फ कोरोना के लिए हम चर्चा नहीं करना चाहिए, ना कि पेशेंट वर्सेस डॉक्टर, ऐसी ये चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए कि ये नौबत अभी क्यों आई है, क्योंकि सीपीए को बदनाम किया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। थोड़ा सा मामला सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोई जबान पे लाता नहीं है वो ये है कि आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट में हुआ है, और ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। इसमें कोई चैरिटी नहीं है, इसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, ये कोई पब्लिक सर्विस नहीं है। और अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और ये ना डॉक्टरों का दोष है ना पेशेंट का दोष है, ना ये दोष सरकारी पॉलिसी का है, तो हम पहले गुनहगार पूरे 30 वर्षों का सरकार है, क्योंकि उन्होंने ये पैसिव प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। एक तरफ से सरकारी अस्पतालों को मार दिया और दूसरी तरफ से अनदेखी की कि प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ भी करो। साहब, अभी भी नेशनल मेडिकल कमीशन में कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं है। अगर मैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाता हूं और मुझे ग्रीवियंस लाना है, दे आर आउट। अभी ये तो बहुत बड़ी श्रृंखला बढ़ रही है। मैंने 20 साल मेरा निजी हॉस्पिटल चलाया है जी, और इसलिए मुझे मालूम है कि डॉक्टरों के भी दुख क्या है। लेकिन अभी डॉक्टर गदरे ऐसे इंडिविजुअल खत्म हो रहे हैं और पूरा कॉरपोरेट चेंज आ रहे हैं, और ये हमें रेगुलेट करना है। ओके सर, अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात आई, जन स्वास्थ्य अभियान का मैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रेट रेगुलेशन कमेटी का सदस्य रहा हूं, और मुझे एक मैंडेट दिया गया था कि किस आधार पे रेट कैसे निर्भर करे, कैसे डिसाइड करे, ठीक है, कौन से शहर में, कौन से अस्पताल में किस पर रेट। लेकिन मैंने एक्सेल का कैलकुलेटर तैयार किया है, लेकिन सरकार ने समिति खारिज की, और स्टेट ने कोई भी स्टेट ने या ऐसी कमेटी ली नहीं है। तो डॉक्टरों का सवाल बराबर है कि रेट का स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन मेरा मानना है, मैंने खुद 20 साल लोगों से पैसा लिया है और मैंने कैलकुलेटर भी बनाया है। ये तो हॉस्पिटल्स किसी रेगुलेशन या निगरानी के दायरे में कब आएंगे, हम इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ज्ञानी, इरडाई का साफ तौर पर ये कहना है कि हम तो अपनी जिम्मेदारी इंश्योरेंस सेक्टर में निभा रहे हैं। देखिए, हम वो कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को हम रेज जो प्रीमियम का जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, उस पर हम लगाम कस के रखते हैं। जबकि अगर आप हॉस्पिटल चार्जेस का इन्फ्लेशन देखेंगे तो 10 से 15%
एनुअल की रेट से ये बढ़ रहा है, इस पर जब लगाम नहीं लगेगी तो आम आदमी की कमर तो टूटेगी। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सरकार ने इसी पर्पज से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया था, पार्लियामेंट में वो पास हुआ, और वो एक्ट सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप इसमें दो तब्दीली करना चाहें, उसका प्रावधान उसमें था, और उसको लागू करिए। आपको मैं बता सकता हूं, आज तक 11 से आज 10 साल हो गए हैं, 4-5 स्टेट ने इसको कोशिश की लगाने की, उन्होंने लगाई नहीं, उनका इंटेंशन था या नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको यह भी कहूंगा कि सरकार को खुद रेगुलेट नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने IRDA बनाई है, ऐसे ही हॉस्पिटल रेगुलेटरी बॉडी बनाए और उसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो भी हमारा प्रावधान था उनको वो दे दिया जाए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, IRDA सिर्फ कॉस्ट को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। हॉस्पिटल में इतने ज्यादा मुद्दे होते हैं जिनको रेगुलेट करना उनके कंट्रोल बस तो पेन पॉइंट ही है ना सर, कॉस्ट ही तो उनका पेन पॉइंट है सर। अब आप कैशलेस इलाज की सुविधा दोगे नहीं, मेडिक्लेम वाले को अगर आप महंगा इलाज दोगे, छोटे छोटे शहरों में कैशलेस नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम तो बढ़ेगा ही, और इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा तो फिर इडाई को प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी से कनेक्टेड है। नहीं, जी सर, आयुष्मान भारत, देखिए आयुष्मान भारत जब बना था, हाँ, तो इन्होंने भी हमें ये कहा था हॉस्पिटल को, जिसमें डॉक्टर मोंगा और मैं थे उस कमेटी में, हाँ, कि हम इसकी कॉस्ट की जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च बना हुआ है मिनिस्ट्री में, उसको देंगे। उन्होंने जिम्मेदारी दी भी, हाँ, तो मोंगा ने सारे उनको डेटा दिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यही तो निकालिए तो सही भाई। यही तो डॉक्टर गादरे कह रहे हैं। डॉक्टर गादरे, प्रॉब्लम क्या है? देखिए यहां पर बैठे हुए आप तीनों लोग हैं, आप तीनों में से किसी को भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके, लेकिन प्रॉब्लम फिर है कहां? क्या सरकार ही नहीं चाहती है? अब जिसकी तरफ से रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, अगर वो ही नहीं चाह रहे हैं, अगर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, तो कृपया इसको साफ करें डॉक्टर गादरे। प्रॉब्लम ये है, सही बात है, यहाँ किसी को भी रेगुलेटरी बॉडी का कोई भी आक्षेप नहीं है। दूसरी चीज, हमारा पूरा एक मत है कि ये सरकार अपनी तरफ मत ले, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये सुझाव दिया था कि ऐसी एक सेपरेट बॉडी बनाओ, लेकिन वो बनाई नहीं गई। और ये ऐसी ही बॉडी, अगर आप यूके को देखो तो एक बहुत अच्छी बॉडी बनी है, और वो सरकार डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो ये जरूरी होना है, लेकिन रेट रेगुलेशन भी जरूरी है, रेंज होना चाहिए। रेट कैलकुलेटर तैयार है, मैं आज भी किसी भी सरकार को वो देने को तैयार हूं, लेकिन कोई मांगता नहीं है। ऑलराइट सर, और दूसरी आई एम सॉरी सर, मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर मोंगा, आई एम सॉरी इस सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाए, लेकिन वाकई में ये देखने वाली बात भी होगी कि एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए अनरजिस्टर्ड काम करना तो पॉसिबल है ही नहीं देश में। रेगुलेशन किसी न किसी स्तर पे तो है। देखिए मेडिकल काउंसिल में जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें आपको डिसिप्लिन ऑफ द प्रोफेशनल्स, एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग, चेक्स, कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं है, कैसे अपना ओन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक खोलना है, ये सब है। आपको लोकल म्युनिसिपैलिटी बॉडी में अब ये सब चीज रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन वो फिर कहां फंक्शनल है या किस लेवल पर फंक्शनल है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर सरकार को भी आवश्यक तरीके से सोचना चाहिए, और जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब किस तरह की वो बॉडी होगी, रेगुलेशन कैसे होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन रेगुलेशन की आवश्यकता है इस देश में, ये हमारी समझ में भी फिलहाल चर्चा के बाद भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। डॉक्टर ज्ञानी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोंगा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गादरे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।